हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग यूनिट 2 के चैप्टर 5 का स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें हम लोग इसका पार्ट 1 का वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। आप वहां जाके इसका पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि पार्ट 2 का वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 को जरूर देखें। यहाँ पे जो हम लोग आज अपने इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो को शुरू करेंगे, इसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो वंशागति के जो विविधता के जो सिद्धांत है उसी के बारे में, वंशागति और विविधता के सिद्धांत के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पार्ट 1 का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 2 आज हम यहाँ से आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें स्टूडेंट हमको क्या जानना था, पार्ट 1 के वीडियो में हमने क्या देखा। पार्ट 1 के वीडियो में हमने देखा कि जीवन की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ क्या होती है। उसके बाद हमने आपको बताया कि आनुवांशिकता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग वंशागति के बारे में जाने। उसके बाद हम आनुवांशिकी के बारे में आपको पार्ट 1 के वीडियो में बताए थे। आनुवांशिकी के बारे में हम पार्ट 1 में थोड़ा सा बताए थे। इसके बाद हम लोग आज जो शुरू करेंगे वह उसका नेक्स्ट टॉपिक यानी विविधता, वेरिएशन के बारे में हम लोग को जानना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम वेरिएशन क्या है, वेरिएशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, यह किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वेरिएशन क्यों उपयोगी है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। फर्स्ट हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप कॉपी या कलम लेके बैठे हैं तो अपने कॉपी को पहले हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आवश्यकता है ध्यान से वीडियो को देखने का, उसको समझने के लिए। क्योंकि अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो आपका पूरा ध्यान होगा कि हम किसी तरह इसको लिख लें। लेकिन स्टूडेंट, जैसा कि हम बार बार आपसे कहते आए हैं कि लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इस चीज को समझना। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो खुद से भी लिख सकते हैं। इसलिए अभी लिखना कुछ नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे अपना ध्यान रखिए। ऐसा कीजिए कि हमारे इस टॉपिक को खत्म करने के बाद अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आप उसको बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वहाँ पे बायोलॉजी क्लासेस बाय चंदन सिंह YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते हैं हम लोग वेरिएशन। स्टूडेंट, वेरिएशन क्या है, विविधता क्या है, इसके बारे में तो आप लोग को बता दे रहे हैं। यहाँ पे विविधता के बारे में, वेरिएशन के बारे में। विविधता जो है एक समान जनक के अगर 2 संतानें होती है या 2 से अधिक संतानें होती है, उन संतानों के बीच में जो अंतर पाया जाता है ये उसे हम विविधता कहते हैं। या हमारे समाज में जितने तरह के जीवधारी हैं सभी जीवधारी एक दूसरे से भिन्न हैं। वही जो भिन्नता होती है एक जीव और दूसरे जीव में या एक समान जनक के 2 संतानों में जो अंतर पाया जाता है उस अंतर को हम विविधता कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे विविधता, वेरिएशन मीन्स व्हाट, the two offspring of same parents. The differences between two offspring of same parents is called variation. मतलब है बाबू कि एक समान जनक से अगर 2 संतान होता और दोनों संतान में जन अंतर पावल जाला वही अंतर के विविधता कहल जाला। विविधता विकास की जननी है। विविधता जो है वह विकास की जननी है। यह टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि पहला इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, विविधता का महत्व क्या है। पहला महत्व है कि विविधता जो है वह विकास के लिए, ऐसे हम कह सकते हैं कि विविधता विकास की जननी है। यानी जब तक विविधता नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा। आज हमारे समाज में हम देखते हैं कि एक जीव दूसरे जीव से भिन्न है, एक में जो गुण है वह दूसरे जीव के गुण से अलग है। यही जो डिफरेंस है वही विविधता है।
विविधता का अगर पूछा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या आ सकता है, विविधता के महत्व को बताइए। तो विविधता का महत्व, पहला, विविधता विकास की जननी है। दूसरा, विविधता आनुवांशिकता का आधार है। विविधता आनुवांशिकता का आधार है। कितना बताए स्टूडेंट्स? पहला, विविधता विकास की जननी है। दूसरा, विविधता आनुवांशिकता का आधार है। तीसरा, विविधता जो होती है वह सभी जीवों को प्रतिकूल परिस्थिति में पर्यावरण से लड़ने की या पर्यावरण के प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्षमता विकसित करती है। मीन्स क्या है कि अगर जीव में विविधता होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पर्यावरण का जो स्वभाव है वो हर वक्त हर समय एक समान नहीं रहता है। पर्यावरण में अनुकूल परिस्थिति भी हो सकती है और प्रतिकूल परिस्थिति भी हो सकती है। तो यही जो जनक से संतान उत्पन्न होते हैं उसमें जो विविधता पाई जाती है वह प्रतिकूल परिस्थिति में पर्यावरण से उस जीव में लड़ने की क्षमता को विकसित करती है। तो अगर हम पूछे विविधता क्या है तो आपका आंसर होगा प्रकृति में पाए जाने वाले जीवों में जो अंतर होता है अथवा एक समान जनक से जितने संतानें उत्पन्न होती है उन संतानों में जो अंतर पाया जाता है उस पाए जाने वाले अंतर को हम विविधता कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, विविधता के महत्व बताइए। तो विविधता का महत्व, पहला, विविधता विकास की जननी है। दूसरा, विविधता आनुवांशिकता का आधार है। तीसरा, विविधता जो है वह प्राणियों में प्रतिकूल परिस्थिति को सहने की क्षमता विकसित करती है। तो स्टूडेंट, हम अभी जाने विविधता के बारे में, इसके महत्व के बारे में, लेकिन अब चलते हैं हम इस टॉपिक में थोड़ा सा और इसमें डीप चलते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं कि विविधता, अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन हो रहा होगा स्टूडेंट कि विविधता हमारे लिए लाभकारी है कि हानिकारक है। तो स्टूडेंट्स, लाभ और हानि का होना परिस्थिति पर निर्भर करता है। विविधता आपके लिए लाभकारी भी हो सकता है और विविधता आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि जो वेरिएशन उत्पन्न हुआ है वह वेरिएशन किस तरह से है। मतलब भाई बाबू कि अगर विविधता अनुकूल परिस्थिति में बा, अनुकूल बा, मतलब जैसन हमने की चाहिए वैसन अगर वेरिएशन आइल बा तो समझ कि वहां विविधता हमने खातिर का बा, उपयोगी बा। लेकिन अगर विविधता प्रतिकूल परिस्थिति में हो गई, जन हमने के चाहता नहीं सब ओकरा विपरीत अगर विविधता हो गई तो वह विविधता हमने खातिर हानिकारक है। विविधता जनबा तो हमने खातिर कौन चीज हुई, हानिकारक हुई। तो चलो स्टूडेंट, देख रहे हैं हम लोग विविधता के आगे। विविधता कितने टाइप से हो सकते हैं? तो विविधता दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला कौन? पहला है प्रभावित कोशिकाओं के प्रकृति के आधार पर। प्रभावित कोशिकाओं के प्रकृति के आधार पर। स्टूडेंट्स, यह हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं कि यह जो वीडियो है वह बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और यहाँ पे मेंशन किए हैं इसका जो भाषा है वह हिंदी और भोजपुरी है। चूंकि यह बिहार बोर्ड का है इसलिए हम इसमें आपके राजकीय भाषा को सम्मिलित किए हैं। ठीक है, तो चलते हैं विविधता के टाइप्स को देखते हैं। विविधता कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो विविधता दो टाइप्स के हो सकते हैं। इसको यहाँ पे हम दो प्रकार में बांटेंगे, फिर इसके आगे ले चल के इसके अलग अलग प्रकारों को बांटेंगे और अंत में हम आपको इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे, सबका डिफिनेशन बताएंगे। वहां हम जैसे बताएंगे आप उसको फिर से रिपीट करके और पुनः अपने भाषा में उसको कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर होता है उस पर ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा होता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। आपको समझना है, अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है और जो आपको आसान लगे उस तरह से आपको लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं विविधता का टाइप। विविधता दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। पहला है प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर। प्रभावित कोशिकाओं के प्रकृति के आधार पर। दूसरा है उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर। तो स्टूडेंट्स, हम अभी जाने विविधता कितने तरह से हो सकते हैं। विविधता दो तरह से हो सकती है। पहला
प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर और दूसरा उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर। अब यहाँ प्रभावित कोशिका एज पर नेचर ऑफ एफेक्टेड सेल और दूसरा एज पर डिग्री ऑफ डिफरेंसेस प्रोड्यूस्ड। दो तरह से यहाँ हो सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रभावित कोशिका क्या है। यहाँ पे एक चीज आपको मिल रहा है, प्रभावित कोशिका। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम मेंशन कर देते हैं, प्रभावित कोशिका, और यहाँ है उत्पन्न विषमता। प्रभावित कोशिका स्पष्ट दिखाई देता है कोशिकाओं के प्रभावित होने से, कोशिकाओं के प्रभावित होने से जो विविधता उत्पन्न होती है वह प्रभावित कोशिका के आधार पर विविधता कहलाती है। और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, उत्पन्न विषमताओं की स्थिति पर, यानी कभी विषम परिस्थिति स्वतः ही उत्पन्न होती है। यहाँ पे हम आएंगे तो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो पहले हम लोग केवल डायग्राम को देखते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि विविधता के डायग्राम को बताइए तो आप कहिएगा विविधता, विविधता मीन्स जीवों में पाए जाने वाला अंतर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विविधता का महत्व, विविधता के 3 महत्व। पहला महत्व क्या होता है, विविधता विकास की जननी होती है। दूसरा, विविधता अनुवांशिकता का, विविधता अनुवांशिकता का आधार होता है। और तीसरा महत्व, विविधता जो होती है वह जीवों को प्रतिकूल परिस्थिति में सहने की क्षमता उत्पन्न करती है। उसके बाद हम आपसे पूछेंगे, थोड़ा सा इसका स्टेप आगे बढ़ते हैं, विविधता कितने प्रकार से संपन्न होते हैं। तो विविधता 2 प्रकार से होती है। पहला कौन स्टूडेंट्स, पहला होता है कि प्रभावित कोशिकाओं की प्रकृति के आधार पर, यानी कोशिकाओं के प्रभावित होने से जो विविधता, और दूसरा होता है उत्पन्न विषमताओं के प्रकृति के आधार पर, स्थिति के आधार पर विविधता, यानी प्रभावित कोशिका और उत्पन्न विषमता, यानी कोशिका प्रभावित होने से और विषमता उत्पन्न होने से। उसके बाद होगा कि प्रभावित कोशिका के प्रकृति के आधार पर विविधता कितने प्रकार से। तो प्रभावित कोशिका की प्रकृति के आधार पर विविधता 2 प्रकार से। पहला होता है दैहिक विविधता, पहला कौन, दैहिक, और दूसरा कौन होता है, जननिक विविधता। पहला स्टूडेंट्स दैहिक और दूसरा कौन, जननिक विविधता। और हम पूछे उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर, तो उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर यह 2 तरह से हो सकते हैं। पहला होता है स्टूडेंट्स सतत विविधता और दूसरा असतत विविधता। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं सोमैटिक वेरिएशन, इसको कह सकते हैं जर्नल वेरिएशन, इसको कॉन्टिन्यूअस और इसको डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन हम कह सकते हैं। तो अब हमारा काम क्या है, अब हम देखेंगे कि यह किस तरह से उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहला दैहिक विविधता क्या है, सोमैटिक वेरिएशन क्या होता है, दैहिक विविधता क्या है। तो दैहिक विविधता के बारे में दैहिक स्पष्ट पता चलता है। दैहिक विविधता वह विविधता जो एक प्राणी में उसके जन्म के साथ उत्पन्न होती है या उसके जन्म के बाद उसमें दिखाई देती है और उसी जीव के साथ वह नष्ट हो जाती है। मतलब क्या, एक निश्चित जीव में उत्पन्न होगा, जब तक वह जीव रहेगा तब तक वह उसमें दिखाई देगा, वह बाकी जीवों से भिन्न होगा, लेकिन वह विविधता उससे उसके संतान में स्थानांतरित नहीं होगी। तो दैहिक विविधता जो एक निश्चित जीव में उत्पन्न होती है और उसी जीव के नष्ट होने के साथ ही वह विविधता नष्ट हो जाती है। वह विविधता कभी भी उस जीव से उसके संतति में प्रवेश नहीं करती है। अब दूसरा कौन सा होता है, दूसरा स्टूडेंट है जननिक विविधता। जननिक विविधता क्या है, जननिक विविधता वह विविधता है जो जीवों में जन्म के साथ उत्पन्न होती है और वह उसके संतान में भी निरंतर स्थानांतरित होते रहती है। यानी कि उस जीव में भी होगी, उसके आने वाले संतान में होगी और पीढ़ी दर पीढ़ी वह स्थानांतरित होती रहेगी। इस तरह की विविधता को हम जननिक विविधता कहते हैं। अब यहाँ पे एक होता है क्वेश्चन कि दैहिक विविधता क्यों होता है, जननिक विविधता क्यों होता है, दैहिक विविधता और जननिक विविधता में सामान्य अंतर क्या है। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब हम अभी आपको देंगे। दैहिक विविधता जो
एक निश्चित प्राणी में होती है, उसके साथ उत्पन्न होगी और उसके साथ नष्ट हो जाएगी, उसके संतान में नहीं जाएगी। अब क्या कारण है दैहिक विविधता? आखिर दैहिक विविधता क्यों होते हैं? तो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पर्यावरण है या पूरे विश्व का बात किया जाए तो हम क्या देखते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पे वहाँ का वातावरण अलग होता है, वहाँ का रहन सहन अलग होता है, वहाँ का खान पान अलग होता है, वहाँ का पानी जो है वह दूसरे जगह से थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। इस तरह से एक जीव दूसरे जीव से थोड़ा सा अलग दिखाई दे सकता है। ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि एक समान जनक के दो संतान, अगर एक किसी स्थान पर रहता है और दूसरा किसी अन्य स्थान पर रहता है, अगर हम एक निश्चित समय के बाद उन दोनों को की तुलना करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि उनके बातचीत में, उनके रहन सहन में, अगर उसको हम फिजिकली ऊपर से देखें तो उसमें अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। तो वह कौन सी विविधता होती है? दैहिक विविधता। अब हम क्या देखते हैं कि दैहिक विविधता का पहला कारण क्या है? दैहिक विविधता का पहला कारण स्टूडेंट्स होता है क्या? पर्यावरण। दैहिक विविधता का पर्यावरण, पहला कारण क्या है? पर्यावरण। कोई पूछे क्यों पर्यावरण क्यों होता है तो कहिएगा कि हमारे पर्यावरण में अलग अलग आवास, अलग अलग तरह के खान पान, अलग अलग तरह के रहन सहन, हर जगह की जो मिट्टी होती है उसकी क्षमता अलग अलग तरह से होती है, वहाँ का तापमान जो होता है वह अलग होता है। इस तरह से अलग अलग जगह पर रहने वाले जो एक प्राणी है वह थोड़ा सा भिन्न हो जाते हैं, यानी वह दैहिक विविधता के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है स्टूडेंट्स अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग के आधार पर। अब हम दैहिक विविधता का दूसरा कारण जानेंगे, अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। आप केवल ध्यान से सुनते जाइए, अंत में हम एक बार जब रिपीट करेंगे आपको बहुत अच्छी तरह से यह चीज याद हो जाएगा। और इसके बाद हम अंत में आपको एक ट्रिक बताएंगे कि इस सारी चीजों को आप शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं दूसरा अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग के आधार पर हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। अगर हम अपने बाएं हाथ और अपने दाहिने हाथ, बाएं हाथ और दाहिने हाथ, इन दोनों हाथों का तुलना करते हैं, क्या देखते हैं? हमारा जो बायां हाथ है वह हमारे दायां हाथ की अपेक्षा कम शक्तिशाली है। इसमें हेवी भारी चीजों को उठाने की क्षमता ज्यादा है और इसमें कम है। मतलब क्या? मतलब यह कि हम इस अंग का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा करते हैं। इससे हमेशा इस अंगों का ज्यादा प्रयोग करने के कारण यह इससे ज्यादा ताकतवर, और हम कुछ लिखना है तो हम इस हाथ का प्रयोग करते हैं। अगर कोई हमको बहुत हेवी चीज, भारी चीज उठाना है तो हम इस हाथ का प्रयोग करेंगे इसके अपेक्षा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यह समझते हैं कि नहीं सर हम तो बाएं हाथ का। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि अगर आपका बायां हाथ ज्यादा, अगर आप अपने बायां हाथ दाहिने हाथ से अगर ज्यादा शक्तिशाली है तो इसका मीन्स क्या है कि आपका एक हाथ इसके अपेक्षा थोड़ा सा कमजोर होगा। उसी तरह थोड़ा सा हम और देखते हैं कि दैहिक विविधता हम अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग के आधार पर भी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम देखते हैं कि जो पर्सन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जो बहुत ज्यादा समय जिम वगैरह में देते हैं, तो वहाँ उनका जो शरीर का स्ट्रक्चर होता है वह एक आलसी व्यक्ति के अपेक्षा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उन दोनों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। तो यह विविधता क्या है? यह दैहिक विविधता है। यानी दैहिक विविधता के कारण कितने बताएं स्टूडेंट्स? दो। पहला कौन कारण बताया आपको? पर्यावरण। और दूसरा कौन कारण बताएं? अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। और तीसरा कारण स्टूडेंट्स, इसका एक और कारण हो सकता है प्रयास के बल पर, अभिन्न प्रयास के बल। अब कहेगा सर ये अभिन्न प्रयास क्या है? अभिन्न प्रयास को स्टूडेंट्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ खास जीवों में हम प्रयास करके उसको दूसरे जीव से थोड़ा सा भिन्न कर देते हैं। मीन्स क्या? अगर पार्टिकुलरली एक हम एनिमल जैसे एक हम गाय को लेते हैं, हम क्या देखते हैं कि उसकी जो संतति उत्पन्न जो उससे संतति होती है, प्रायः हम उसके सींग के स्थान पर मलहम लगा देते हैं ताकि उसका सींग बाहर न निकले।
तो इसमें क्या होता है कि जो उसकी जननी है जिससे वह उत्पन्न हुई है, तो जननी में उसके सिर पर सिंह देखा जा सकता है और उसकी जो संतति है उसमें सिंह नहीं होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें दोनों विविधता है, स्पष्ट रूप से विविधता है कि उसमें सिंह है और इसमें सिंह नहीं है। लेकिन कौन सी विविधता है, दैहिक विविधता के अंतर्गत। कैसे किए उसको हम, वो अब जब उसका जो संतान होगा उसमें भी सिंह होगा, क्योंकि वह दैहिक है, वह जन्निक नहीं है। और दैहिक किस तरह से हुई, अभिन्न प्रयास के बल पर उसके सिंह को हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको हम वीक रूप से रिवीजन करना चाहेंगे। सबसे पहले दैहिक विविधता, दैहिक विविधता वह होती है जो जीव में उत्पन्न होती है और जीव के साथ ही नष्ट हो जाती है, उसके संतान में स्थानांतरित नहीं होती। दैहिक विविधता कितने कारण स्टूडेंट्स, 3 कारण। पहला कौन, पर्यावरण। पहला कौन, पर्यावरण। दूसरा कौन, अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। और तीसरा कौन, अभिन्न प्रयास। इस आधार पर हम दैहिक विविधता को समझ सकते हैं। थोड़ा सा अब हम यहाँ पे आपको लेके आते हैं जन्निक विविधता के पास। जन्निक विविधता क्या है, जन्म के साथ जब अंतर दिखाई देता है और वह अंतर उसी जीव तक सीमित न रहकर उसके आने वाले संतान में निरंतर स्थानांतरित होता रहता है, तो इस तरह की विविधता को जन्निक विविधता कहते हैं। मतलब है बाबू कि दैहिक विविधता एगो जीव के संगे उत्पन्न हुई, ओकरे संगे नष्ट हो जाए। और जन्निक विविधता लगातार प्रत्येक पीढ़ी में स्थानांतरित तबले हुई जबले हमनी की ओकरा के कोनो विशेष प्रकार के प्रयोग करके ओकरा के हमनी के रोग ना दे सन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जन्निक विविधता के कारण क्या हो सकते हैं। तो जन्निक विविधता के कारण हो सकते हैं, हम आपको बताते हैं जन्निक विविधता के कारण के बारे में। जन्निक विविधता का पहला कारण हो सकता है कि गुणसूत्रों का अनियंत्रित बंटवारा, यानी सभी जीवों में गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या होती है। अगर वे सारी संख्या उस जीव में हो तो वह जीव एक सुदृढ़ जीव होगा। लेकिन अगर कि कोई गुणसूत्र कम रह जाए, वह गुणसूत्र उसमें स्थानांतरित न हो पाए किसी कारण से, तो वहां पे उसका प्रभाव दिखाई देगा। तो पहला इसका कारण क्या होगा, गुणसूत्रों के अनियंत्रित बंटवारे के कारण जन्निक विविधता उत्पन्न होती है। दूसरा कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, दूसरा कारण होता है कि हानिकारक विकिरणों के प्रभाव से, हानिकारक विकिरणों के प्रभाव से भी जन्निक विविधता हो जाती है और यह निरंतर स्थानांतरित होती रहती है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको बताते हैं इसके बारे में। तो हम लोग जान गए दैहिक और जन्निक क्या है। उसके बाद हम लोग उत्पन्न विषमता की स्थिति के आधार पर देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे। आप लोग एक पिक्चर देखे होंगे, उस पिक्चर का नाम है कोई मिल गया। कोई मिल गया, उस पिक्चर में आपको दैहिक और जन्निक उस पिक्चर के थोड़े से एक वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे है। जैसे अगर आप देखते हैं कि जब एलियन का पता चलता है, जब एलियन का पता चलता है उस समय उस मूवी में ऋतिक रोशन जो है वह माँ के गर्भ में रहता है और अचानक एक्सीडेंट होने के कारण जब उनकी माँ उस गाड़ी से गिरती है तो उस बच्चे पर थोड़ा सा दबाव आता है, जिसके चलते उस मूवी में हम लोग को देखने को मिला है कि उस बच्चे का जो मानसिक संतुलन है, जो ऋतिक रोशन जो उस मूवी में लीड रोल में है, हीरो के रोल में है, उसका मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा सा कम है बाकी उसके उम्र के दूसरे बच्चों की अपेक्षा उसकी जो स्थिति देखते हैं थोड़ा सा कम है। तो क्या हुआ, उसके पिता जो एक वैज्ञानिक थे, जो एक साइंटिस्ट थे, उनके पिता का जो दिमाग था बहुत तेज था, लेकिन किसी परिवर्तन के कारण उस बच्चे का दिमाग बहुत कम हो गया। अपने उम्र के बच्चों से उनका दिमाग बहुत कम था, तो वह दैहिक विविधता के अंतर्गत आता है। और फिर उसी मूवी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो जन्निक भी मिलेगा।
फिर क्या देखते हैं कि जब वहां पे दिखाया गया है कि जब उसको जादू मिलता है तो जादू मिलने के बाद उसमें कुछ एक्स्ट्रा शक्ति आती है, और वह शक्ति जो कि उसके बाद कोई मिलने के बाद जो क्रिस मूवी आया था उसमें हम लोग देखे थे कि वह जो शक्ति है वह उसके संतान में, जो उसको पहले मूवी में जो उसके पास विशेष शक्ति होती है वह शक्ति उसके संतान में स्थानांतरित होती है। इसका मतलब क्या कि पहली मूवी में हम देखे पिता जो बहुत, उनका जो मानसिक संतुलन था वो बहुत अच्छा था, वो अच्छे वैज्ञानिक थे, लेकिन प्रभाव के कारण उनका संतान जो है वह कमजोर दिमाग का पैदा। फिर क्या देखें कि उसके पास जब शक्ति आती है तो वह शक्ति के कारण वह जो संतान है जो अगले मूवी में दिखाया गया था वह अपने पिता के उन जो महान शक्तियों के साथ वह उत्पन्न होता है। फिर उस शक्ति का उससे उसके बाद वाले मूवी में स्थानांतरित होता है, ऐसा दिखाया गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स दैहिक और जननी को हम समझ सकते हैं। दैहिक विविधता केवल उसी के साथ उत्पन्न होती है और उसी के साथ नष्ट होती है, जननी स्थानांतरित होते जाते हैं। थोड़ा सा अब आगे आपको लेके चलते हैं। उत्पन्न विषमताओं की स्थिति के आधार पर जो विविधता होती है वह दो तरह से हो सकती है। पहला होता है सतत, दूसरा असतत। पहला सतत कंटिन्यूअस और दूसरा असतत। सतत विविधता क्या है? सतत विविधता का मतलब होता है कि जो विविधता निरंतर, कभी कभी ऐसे हम देखते हैं कि जो अचानक से विविधता उत्पन्न होती है लेकिन उसका मानव जीवन पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है। विविधता होगी लेकिन उसका मानव जीवन पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह विविधता दो प्रकार से हो सकती है। पहला एक सामान्य रूप से और दूसरा संख्यात्मक रूप से। अब सामान्य रूप से क्या? जैसे किसी बच्चे के आंखों का रंग भूरा होना, उसके बाल का रंग भूरा होना। माता पिता के अगर हम अभी आंखों की तुलना करें तो उनकी आंखों का रंग काला है और बच्चे की आंखों का रंग भूरा है, तो यह क्या उत्पन्न हुई? विविधता हुई। लेकिन विविधता में कौन विविधता? सतत विविधता। क्यों? क्योंकि यह सामान्य रूप से एक सामान्य प्रकार से इसमें अंतर हुआ है लेकिन इसका उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो हम कहें विविधता क्या है? यह सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाली विविधता है। इसका मानव जीवन पे या जीव के जीवन पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम आपसे पूछें कि यह कितने प्रकार का हो सकता है तो यह दो प्रकार का हो सकता है। एक सामान्य रूप से, जैसे आंखों का रंग का अलग होना, किसी भी रंग का हो सकता है, आंखों के रंग का अलग होना, बाल के रंग का अलग होना। और दूसरा होता है संख्यात्मक का मतलब होता है जैसे किसी में उंगली का छह होना, लेकिन वह सामान्य प्रकार, जो छठी उंगली होगी वह सामान्य प्रकार से होगी, उसका कोई भी जिसको कह सकते हैं इफेक्ट, साइड इफेक्ट नहीं होगा उस जीव के शरीर पर। अगर स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर यह मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है और एकाएक उत्पन्न होती है तो वो इसके अंतर्गत में आके और सतत के अंतर्गत आ जाएगी। हम आपको यहाँ पे इसको बताएंगे क्या होता है। सतत सामान्य प्रकार से है, जीवन पर प्रभाव नहीं डालता है। कितने का प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से। पहला कौन? पहला होता है सामान्य रूप से और दूसरा कौन सा होता है? संख्यात्मक रूप से। और असतत क्या है? एकाएक किसी जीव में एकाएक उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थिति, यानी जो विषम परिस्थिति होता है, जो भयावह स्थिति होता है, उस प्रकार की अगर कोई विविधता उत्पन्न होती है तो उसे हम असतत विविधता कहते हैं। तो यहाँ पे देखें सतत और क्या होता है? असतत। चलिए स्टूडेंट्स एक बार हम इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इसको जानते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे विविधता के बारे में जाने। विविधता क्या है? माता पिता के गुणों से या एक सामान्य जनक से जो संतति उत्पन्न हुए उनके गुणों में अंतर होना, या धरती पर जितने भी सारे जीव हैं जीवों में अंतर होना विविधता कहलाता है। The two offspring of same parents, the differences between two offspring of same parents is called variation. इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, इस दो प्रकार के हो सकते हैं स्टूडेंट्स। पहला कौन सा?
प्रभावित कोशिका की स्थिति के आधार पर, और दूसरा उत्पन्न विषमता की स्थिति के आधार पर। प्रभावित कोशिका पर और उत्पन्न विषमता पर। प्रभावित कोशिका कितना? 2। दैहिक और जनिक। दैहिक क्या होता है? जो जीव के साथ उत्पन्न होकर वो जीव के साथ नष्ट हो जाए, उसका संतान में हस्तांतरण न हो। दैहिक के कितने कारण हो सकते हैं? 3 कारण। पहला कारण कौन सा है? पहला कारण पर्यावरण। दूसरा कारण कौन सा है? दूसरा कारण अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। और तीसरा कारण कौन सा है? तीसरा कारण है अभिन्न प्रयास, जिसके बल पर हम एक जीव को दूसरे जीव से भिन्न कर देते हैं। जैसे इसमें हम आपको एक और चीज बता देते हैं कि चाइना में वहां पे महिलाएं जो अपने पांव को छोटा रखने के लिए लोहे से बने जूते को पहनती है। क्यों? ताकि उसका पांव जो है वो बाकी से क्या हो? छोटा हो। तो एक दूसरा से भिन्न हुआ, लेकिन भिन्न किसके बल पर? प्रयास के बल पर। ठीक है, तो इसके 3 कारण आपको बता दिए, पर्यावरण, अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग, और अभिन्न प्रयास। दूसरा जो है जनिक विविधता, जो लगातार संतान में निरंतर स्थानांतरित होती जाती है, वह विविधता जो उत्पन्न होने के साथ निरंतर वह स्थानांतरित होती जाती है, वह जनिक विविधता है। जनिक विविधता के कारण आपको बताया था स्टूडेंट्स, जनिक विविधता के जो कारण होते हैं वह पहला होता है गुणसूत्रों का असामान्य रूप से वितरण। दूसरा होता है कि अगर किसी विकिरण के प्रभाव के कारण, हानिकारक विकिरणों के प्रभाव के कारण यह जनिक विविधता उत्पन्न हो सकती है। उत्पन्न विषमता, विषम स्थिति में जो विविधता उत्पन्न होती है, उत्पन्न विषमता की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला कौन? सतत, जो समान रूप से विविधता होती है। सतत विविधता कितने प्रकार से हो सकती है? 2 प्रकार से। पहला कौन सा? समान रूप से, और दूसरा कौन सा होता है? संख्यात्मक। ठीक है, और असतत विविधता वह विविधता जो एक उत्पन्न हो और वह मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करे या जीव के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करे। तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं इस टॉपिक को आप लोग अच्छे तरह से समझे होंगे। यह जो चैप्टर 5 है, इसमें हम लोग अभी कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 1 में हम जीवन की निरंतरता, उसके बाद हम बताए थे अनुवांशिकता, उसके बाद हम आपको बताए थे अनुवांशिक लक्षण, उसके बाद आपको बताए थे वंशागति, उसके बाद अनुवांशिकी शब्द के बारे में बताए थे, उसके बाद हम बताए थे विविधता के कितने टाइप्स हैं, इसके बारे में हम आपको बताए हैं। इसके बाद जो हम पार्ट 3 वाला वीडियो अपलोड करेंगे उसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग धीरे धीरे मेंडल साहब की ओर बढ़ेंगे। हम जानेंगे इसके बाद बारे में कि सतत असतत में अंतर क्या होता है। हम बताएंगे आपको कि दैहिक और जनिक में किस तरह से अंतर लिख सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे मेंडल साहब के बारे में कि मेंडल साहब का जीवनी कैसे शुरू हुआ। अगर आप उसको अच्छा तरह से देखते हैं तो आपको समझ। स्टूडेंट, हम आपको एक बात यह बताना चाहेंगे, मेंडल साहब भी हम लोग की तरह ही इंसान थे, या जितने भी साइंटिस्ट थे वो एक इंसान थे सामान्य रूप से, लेकिन उनमें कुछ जानने की जो जिज्ञासा थी वो बहुत अधिक थी। और उसी जिज्ञासा के चलते कोई सामान्य मानव बन जाता है और कोई ग्रेगर जॉन मेंडल बन जाता है। इसी से हम वहां पे उनको बिल्कुल उनके जीवनी को स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे, कैसे उनके मन में यह बात जगा, क्यों उन्होंने मटर के पौधे पर ही शोध किया, उन्होंने दूसरे पौधे पे शोध क्यों नहीं किया, मटर के पौधों में उन्होंने क्या देखा, कितने प्रकार के वहां से उन्होंने बीजों को का संग्रह किया और किस तरह से उन्होंने आगे अपने प्रयोग को बढ़ाया। टोटल चीज जानने के लिए आप देखिए इसका पार्ट 3। अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वह शुरू होता है मेंडल साहब, और मेंडल साहब के द्वारा उपयोग किए गए शब्द को हम पार्ट 3 वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहिए। और इस वीडियो को एक बार देख के पुनः एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा और हमको बताइएगा अपने समस्या के बारे में, हम उसका समाधान करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग के इसके पार्ट 3 वीडियो में। धन्यवाद।